नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में तो वानखेड़े। संघ और भाजपा के बीच भाजपा कहना शायद अनुचित लगे आपको, मोदी वाली भाजपा कहें तो ज्यादा दुरुस्त हो। अब दोनों के बीच की लड़ाई क्या सड़क पर आ गई है? क्या संघ ने अब घमंडी मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारने के लिए, और उतारना कहूं तो भी नहीं ठीक है, जबरन उतारने के कमर कस ली है? क्योंकि संघ के सबसे प्रिय राजनेता, संघ के और हो सकता है प्रिय विचारक हों, प्रचारक हों, लेकिन राजनेता नितिन गडकरी ने अब प्रधानमंत्री मोदी को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी। ये चुनौती कई लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषित करेंगे, लेकिन इस चुनौती को विश्लेषित करने के लिए हमने बहुत सारे सबूत और बैकग्राउंडर जुटाए हैं। जैसे अदालतों में होता है ना कि मोटिव क्या है, असलहा कौन सा था, प्लानिंग किसने की थी, तो हमने भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य से लेकर के और असलहे तक सबको जुटाया है सबूत। गडकरी कुछ भी बेवजह नहीं बोलते, हालांकि नेता तो कोई भी बेवजह कुछ नहीं बोलता, लेकिन गडकरी खासकर कुछ भी बेवजह, मतलब होता है ना कि एक नेता अब नारायण राणे बोले या नारायण राणे के बेटे बोले और हम उस पर डिबेट करें, तो उस दिन हमें आत्ममंथन की जरूरत है कि उन्हें कुछ भी वर्बल डायरिया करना है, कुछ बोलना है, उल्टी कर देनी है मुंह से। गडकरी जैसे नेता जब बोलते हैं तो बड़ा नपातुला संतुलित बोलते हैं, इसलिए गडकरी के बोलने पर चर्चा जरूरी है, और चर्चा जरूरी है तो फिर भाव को लाइए। नागपुर से दिल्ली का तार भाव से बेहतर और कौन जोड़ेगा। स्वागत है। सीधा खबरों पे आते हैं, जरा खबरों का सिलसिला एक लंबा सिलसिला दिखाइए। नागपुर, सत्ता में आकर लोग अहंकारी हो जाते हैं, नितिन गडकरी बोले सम्मान मांगने से नहीं मिलता। एक एक लाइन पे शब्द पे ध्यान दीजिए, सत्ता में आकर लोग अहंकारी हो जाते हैं। नेक्स्ट, गडकरी की अपने टॉप लीडरों को चेतावनी, आरएसएस के हमले का अगला चरण। यही तो हम आज लेके आए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे, जो लोग अभी कोशिश करेंगे विश्लेषित करने की। सत्ता का अहम ठीक नहीं, लीडरशिप कमजोर कर देता है। नागपुर से दिल्ली पर निशाना, नितिन गडकरी ने किसे दी चेतावनी? अब किसे देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा देंगे। चलिए आगे चलिए। कोई भी खुद को थोप कर महान नहीं बनता। हर शब्द, हर लाइन समझिए। कोई भी खुद को थोप कर महान नहीं बनता। इतिहास देखिए, जिन्हें अपने लोगों ने स्वीकार किया, उन्हें कभी किसी पर खुद को थोपना नहीं पड़ा। अब थोपने वाला कौन है, हटा दीजिए। जब दिन रात मोदी मीडिया बताती है इशारों इशारों पाकिस्तान को मिटा दिया, तो इससे साफ तो कोई इशारा नहीं हो सकता। सत्ता में आकर लोग अहंकारी हो जाते हैं, मांगने से नहीं मिलता सम्मान, लिखता है हिंदुस्तान। चलिए आगे। हिंदुस्तान टाइम्स, नितिन गडकरी वार्स अगेंस्ट ईगो इन पावर, स्पार्क्स लीडरशिप जिप्स। हो गया। अब यहां पर नितिन गडकरी, मैं दर्शकों को रिमाइंडर, मैंने कहा ना हम पूरा पृष्ठभूमि वगैरह सब लेकर के आए। नितिन गडकरी ने आज नहीं कहा, संघ के भीतर की उकलाहट, संघ के भीतर की बेचैनी और संघ पर गुजरात लॉबी की गिद्ध दृष्टि, इन तीनों से अब संघ ने ये ठान लिया है कि अब आर पार करना पड़ेगा। और आर पार करने की शुरुआत गडकरी ने पहले कर दी थी। जरा एक झलकी दिखा देते हैं पुरानी, लाइए टू विंडो सुनाइए। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये तो अभी हमने छोटा सुनाया है, इसमें आगे और था कि सत्ता केंद्रीकरण भी नहीं होना चाहिए। खैर, तो अभी वो सब बात आएगी आगे चर्चा में। अब सिर्फ गडकरी नहीं मोर्चे पे, संघ और भाजपा दो धड़ों में। ये महाभारत है, अब कौरव कौन पांडव कौन, या हम या भाव बताए तो उचित नहीं होगा, ये जनता तय करे। अब दो धड़े हैं, द्रोण और भीष्म भी हैं, कौन कहां खड़ा है सब देखने का वक्त है।
लेकिन अभी जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं सेनापति कौन किधर है, उसमें एक सेनापति और हैं जो भाजपा में विचरण कर चुके हैं और जिनको लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई कि जब भाजपा में आए तो उन्होंने भी राजस्व काफी भोगा है। राम माधव नाम है उनका, सबने सुना होगा। राम माधव को जरा देखिए, राम माधव क्या कहने लगे, एकाएक देखिए सब दिव्य ज्ञान हो रहा है। राम माधव बोलते हैं, इवन विद 8% ग्रोथ इंडिया विल रीच नोवेयर, इट नीड्स ओवर 10% फॉर 20 ईयर्स। अब इस लाइन का महत्व समझिएगा। 20 साल यानी 2047 जब मोदी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री होंगे, राम माधव कहते हैं 8% ग्रोथ रेट से हम कहीं नहीं जा रहे भाई साहब, मिनिमम 10% से ऊपर चाहिए, और है कहा हम 6.3% पे साहब, 6.3% पे। राम माधव ने मोदी के विकास मॉडल को नंगा कर दिया, नंगा। देखिए अगला, इंडिया मस्ट मूव बियॉन्ड विश्व गुरु ड्रीम, राम माधव। नीचे पढ़ लीजिए, he gave the example of Elon Musk who helped Ukraine restore its communication during the Rus-Ukraine war, and Hungary's prime minister calling an investor the biggest threat to the country। विश्व गुरु के ड्रीम पर प्रहार किया है राम माधव ने, संघ के विचारकों में से एक, संघ के निष्ठावान समर्पित पूर्णकालिक समर्पित हैं राम माधव। अब बचता है शीर्षस्थ स्थान पे विराजमान राम माधव, मोहन भागवत। मोहन भागवत को सुन लीजिए, आपने सुना होगा, लेकिन रिमाइंडर, केस में फिर से सुनाया जाता है ना, सबूतों को लाइए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब देखना होगा 75 साल वाली सॉल, मोदी जी ऐसा नहीं कि फेंक देते हैं कोई सामने लेके आ जाए तो कि सॉल मत लाना। भाऊ ये क्या हो रहा है, अब तो आर पार है। नहीं, मैं तो आशीष जी, हम कई बार इस विषय पे लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। दो लड़ाई यहाँ है, संघ और बीजेपी की आर पार की लड़ाई, ये वजूद बचाने की लड़ाई है। संघ संगठन पे भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है बीजेपी के, और ये दोनों गुजराती किसी भी हालत में वो संगठन देना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि एक बार संगठन यदि संघ के हाथ में चला गया तो फिर शीर्षस्थ नेतृत्व के ऊपर एक ऐसा अंकुश होगा जो वो सहन नहीं कर पाएंगे। मोदी अंकुश के आदी नहीं है, इसके वजह से लगातार अध्यक्ष पद का चुनाव अभी तक नहीं हुआ। जब मैं और आप बोल रहे हैं, मीटिंग ये होती है, बस अगले वीक आता है, 10 नाम आते हैं, 10 नाम छोड़े जाते हैं मार्केट में, अभी तक नाम नहीं तय हुआ है। दूसरी ओर संघ ने अब अध्यक्ष पद का बात छोड़ ही दिया है, आपको जिसको बनाना है, जैसा करना है वैसा करो। अब 75 साल की लड़ाई है, 75 साल पे रिटायरमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने संविधान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना रूल बुक है या संविधान है उसके हिसाब से, इसके बारे में पहले ही अमित शाह बोल चुके हैं। इसके पहले ही दुबे के द्वारा, निशिकांत दुबे के द्वारा, मोदी जी जब तक जीवित है तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मनीषा भी, ये विचार भी दे दिए गए। जो बीजेपी चाहती है वो संघ चाहता है क्या, और यदि संघ अपना एजेंडा मनवाना चाहते हैं, संघ के पास दो थे अध्यक्ष यदि नहीं बनवा पाए संघ, तो संघ को 75 साल की लक्ष्मण रेखा साबित करनी होगी, नहीं तो संघ का वजूद खतरे में है। संघ चालक रिटायरमेंट करवा देंगे, बोलेंगे कि मोहन भागवत जो है ये कोई गुरु गोलवर जी के सपनों पे नहीं लेके चल रहे हैं, इसलिए उनको बर्खास्त करके नया सुरेश सोनी वहां पे संघ चालक होंगे। इसलिए संघ लगातार हमलावर है। 75 साल प्रधानमंत्री को आने वाले 3-4 महीने में हो जाएंगे। वो चाहते हैं 75 साल पे रिटायरमेंट। प्रधानमंत्री जो अंदरूनी बातें, जो नागपुर में मेरी लगातार जो मुलाकातें होती है, या मैं अभी मैं आज ही अभी नांदेड़ में हूँ, विदर्भ में आया हूँ, विदर्भ से मराठवाड़ा में आया, मुझे 2 घंटे हो गए। तो पूरी बातचीत जो है संघ की, वो इस पे अड़ी हुई है कि अब 75 साल का एक बैरोमीटर आप तय कर लीजिए, क्योंकि इसी 75 के नाम पे आपने मुरली मनोहर जी को घर पर बिठाया, आपने यशवंत सिन्हा को घर बिठाया, आपने अडवाणी जी को घर बिठाया, आपने सुमित्रा महाजन को घर बिठाया। आपने इसी 75 का बैरोमीटर लेके आपने मतलब संघ ने जबरिया
जो गुजरात की आनंदीबेन मुख्यमंत्री थी, उसको 75 के पहले ही 75 होने के कुछ चंद महीने पहले उनको रिटायरमेंट करवा के वहां पे नया मुख्यमंत्री घोषित करवाया था। तो 75 का बैरोमीटर सबके लिए है, तो नरेंद्र मोदी के लिए क्यों नहीं? सवाल ये है। और यदि नरेंद्र मोदी 75 साल में नहीं जाते और बने रहते हैं, तो फिर संघ के पास एक ही ऑप्शन है कि जो संघनिष्ठ सांसद है, क्या वो संघ का अनुसार चलेंगे या बीजेपी में वर्टिकल स्प्लिट होगा? बीजेपी में वर्टिकल स्प्लिट करने के लिए यदि संघ आमादा है, तो संघ में भी वर्टिकल स्प्लिट करने के लिए दोनों गुजरातियों ने अपनी बिछात बिछा रखी है। तो संघ को सबसे पहले अपना संघ बचाना है और उसके बाद बीजेपी। तो गडकरी ने जो बोला, गडकरी खुल के बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, लेकिन गडकरी का ये जो आज का वक्त, कल का जो वक्तव्य था, जो प्रिंसिपल और लेक्चरर्स के बीच में वो बोल रहे थे, वो यकीनन उस 75 साल की दूसरी कड़ी थी। कि अहंकार, मोदी है तो मुमकिन है, यह मोदी की सरकार है, यह मां भारती का लाडला बेटा नरेंद्र मोदी आपको झुकने नहीं देगा, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, ये लोकसभा में बोल गया ये आदमी। तो उन्होंने कहा कि अहम नहीं, सत्ता का अहंकार मत करो, सत्ता का, पैसे का, सेलिब्रिटी स्टेटस का अहंकार मत पालो, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। संगठन कितना महत्वपूर्ण है, मन की बात मत करो, दूसरे की भी बात सुनो। ये तमाम बातें उन्होंने प्रधानमंत्री के जो पर्सनैलिटी के दुर्गुण हैं उसे रेखांकित किया है। और क्या ये एक कैंपेन है कि 75 साल के बैरोमीटर पे यदि प्रधानमंत्री को जाने के लिए, दबाव बनाने के लिए 100-125 सांसद इकट्ठा होते हैं, तो मात्र 75 साल नहीं, सवाल 75 साल का ही नहीं है, सवाल अहंकार का है, सवाल सिर्फ अपने मन की बात करने का है, सवाल जबरिया सम्मान पाने का है। सम्मान अर्जित करिए, और सम्मान आदमी अर्जित करता है अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से। आपका कार्य क्या है? गौतम अडानी को आगे बढ़ाना, इसके सिवा तो कोई कार्य दिखा नहीं आपका। गौतम अडानी के अनुसार विदेश नीति बनती है, उसके अनुसार अर्थ नीति बनती है, उसके अनुसार एयरपोर्ट्स की नीतियां बनती है, उसके अनुसार पोर्ट की नीतियां बनती है, उनके अनुसार टैक्सेशन बनता है, जीएसटी तय होता है। इसके पहले भी गडकरी कहे थे कि एक व्यक्ति के हाथ में कब तक केंद्र सत्ता केंद्रित रहेगी, सत्ता हो या आर्थिक ताकत हो, इसका विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। और यही भारत की आत्मा थी। भारत के संविधान से लेके जो लगातार पहली 4 सरकारें चली है भारत की, वो लगातार, क्योंकि वो सामंतवाद से हम डेमोक्रेसी में आए थे। जब देश को आजादी मिली थी, भले ही सारे संस्थानों का विलय भारत में हुआ, लेकिन संस्थानों की अभी भी पकड़ थी। आप पहली लोकसभा देखेंगे तो आपको बहुत सारे राजा महाराजा चुनाव जीतते हुए आते हुए दिखाई देंगे। तो उसका विकेंद्रीकरण करना जरूरी था। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्यों बनाए, प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया था? ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आपको ये जो एक जगह गिने चुने लोगों के हाथ में जो सत्ता है, आर्थिक सत्ता हो या राजनीतिक सत्ता हो, उसका विकेंद्रीकरण करना जरूरी। और मैं सोच बताता हूं, मैं आप उस्मानाबाद, जहां से मतलब अभी उसको धाराशिव नया नाम दिया है, वहां के 1952 में जो सांसद बने थे, 1952 में, वो आजादी के सिपाही थे। जवाहरलाल नेहरू से लेके उनका लगातार संवाद था। लेकिन 52 के 57 सांसद रहने के बाद जब 57 में उनको टेलीग्राम आया कि आपको फॉर्म भरना है, तो उन्हें वापस टेलीग्राम किया कि नहीं, मैं एक जागीरदार फैमिली से आता हूं, जमींदार फैमिली से, ब्राह्मण वतनदार थे वो,
उन्हें कहा ठीक है, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया मैं, इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट को वहां चुनाव लड़वाया और जितवा के भेजा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज कब आगे आएगा, हो गए ना 5 साल आपके। और उन्होंने अपना मिला हुआ टिकट त्याग कर एक बहुजन, मतलब तब हंगामा हो गया कि एक आप दलित को चुनाव लड़वा रहे हैं, और जितवाया और जितवा के वो लोकसभा भेजा। उन्हें कहा नहीं, इनको कब भेजेंगे भाई, हजारों साल से लोग पीड़ित है, कब सत्ता में भागीदार होंगे। तो वो सोच थी, वो सोच के तहत ही भारत 75 साल पूरे कर पाया। यदि नरेंद्र मोदी की सोच आज की सोच होती आशीष 1952 में, तो शायद हम ये 75 साल देख भी नहीं पाते, उसके पहले डिटेल हो जाता मामला। वहीं पर मैं आ रहा था। आपने एग्जाम्पल इतना जबरदस्त दिया उस्मानाबाद का कि अगर आज मोदी जी वाला एरा होता तो कहा जाता कि 1000 साल से जो राज किए वही राज करेंगे, बाकी को तो देखिए हालत क्या हो रहा है, कैसे पीटा जा रहा है, कैसे शोषण हो रहा है दलितों का। लेकिन मैं उस मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दे पे क्या आज की तारीख में एक खबर चल रही है, मैंने देखी कहीं ऐसी खबर कि संघ का जो आरएसएस का रिवोल्ट है, उस रिवोल्ट को रोकने के लिए, संभावित रिवोल्ट या हम तो कह रहे हैं कि अब शुरू हो चुका है, उसको रोकने के लिए दिल्ली की कुछ एजेंसियों की नजर नागपुर पर है। यकीनन, यकीनन। हाँ। कल संघ कार्यालय पे ईडी की रेड हो तो आश्चर्य नहीं होगा, संघ हाँ। कार्यालय पे इनकम टैक्स की रेड हो तो आश्चर्य नहीं होगा, संघ कार्यालय पे ईडी। देखिए सत्ता संघर्ष में क्या हो सकता है। हमने सत्ता को चैलेंज देने वाले दिग्गज नेताओं की मॉर्निंग वॉक पे हत्या होती दिखाई दी। सत्ता के आज आगे नतमस्तक नहीं होने वाले न्यायाधीशों की बलि चढ़ते हुए देखी। हमने यहां पे संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता के दरबार में मुजरा करते हुए देखा। गोपीनाथ मुंडे जैसे आदमी, एक एक्सीडेंट जिसमें गाड़ी को डेंट तक नहीं आता, उनकी जीवन लीला समाप्त होती हुई देखी। यह हुआ है। सत्ता का इतना घिनौना कांड है कि कैसा जबरिया अपने जो नेता थे, जिनके विचारों की वजह से भाजपा आज इस स्थिति में आ गई, उनको कैसा जबरिया घर बिठाया गया, उन्हें कैसा अपमानित किया गया। हर राज्य में जो संघर्षशील भाजपा के लोग थे, जनसंघ से लेके संघ जनसंघ होते हुए भाजपा को स्थापित किए थे, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस सरकार में लट खा के अत्याचार सहन करके बीजेपी को जिंदा रखा, उस तूफान में उस दिए की लो जो जलती हुई रखी, वो लोग आज हाशिए पे हैं। और गुंडे बदमाश जिनका दाऊद के साथ संबंध है, जो व्याभिचारी है, जिनके ऊपर मर्डर केसेस है, ऐसे लोग भाजपा में मंत्री बने हैं। क्योंकि आपको जुगाड़ चाहिए, विचार नहीं चाहिए। आप जीतने का जुगाड़ कैसा कर सकते हो, सत्ता के समीकरण कैसे अपने फेवर में ला सकते हो, विचार, आचार, नैतिकता, ये सब चीजें 2014 के बाद तिजोरी में बंद हो गई है। संघ इससे डर रहा है, संघ इसी से डर रहा है। क्या है ऐसा, मतलब संघ का, ईडी सीबीआई संघ का क्या कर लेगी आखिर? संघ तो ये तो धोती कुर्ता वाले लोग हैं बेचारे, कुछ कभी न कमाए न अर्जित किए। तो ये अनिल देशमुख ने क्या किया था? हाँ। हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जो डंक की चोट पे कहता है कि मेरे नाम पे कोई जमीन या मकान दिखा दे। मेरी उनकी व्यक्तिगत बात हुई थी, उन्होंने कहा अशोक भाई मैं क्या बताऊं, कल ये मुख्यमंत्री पद जाए तो सबसे पहले मुझे किराए का घर ढूंढना पड़ेगा, और किराए का घर देगा नहीं कोई, क्योंकि मैं चुनाव हार चुका हूंगा यदि मैं मुख्यमंत्री पद जाता है मेरा, तो या तो मुझे गांव वापस जाना पड़ेगा। उस आदमी के खिलाफ 5-6 महीने उसको जेल में लोकसभा के समय ठूस दिया। तब ईडी ने क्या देखा था? कौन से कागज थे? मोहन भागवत जी को उठाने के लिए कौन से कागज चाहिए? एक किसी आदमी का एफिडेविट चाहिए।
कि मुझे ठेका देने के लिए मोहन भागवत ने 200 करोड़ रुपए मांगे थे और मैंने दिए। ठेका मुझे मिला नहीं। कौन सा ठेका, वो ठेकेदार है या नहीं, 200 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, वो कहां से लाया देने के लिए, इस पे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। या एक बात और हो सकती है, यदि अभी भी थोड़ा बहुत डर बाकी है संघ का, इस संघ पे हाथ नहीं डाल सकते, तो ऐसे में लोकसभा बर्खास्त कर सकते हैं। लोकसभा डिसॉल्व, सरकार के पास मेजोरिटी है, लोकसभा डिसॉल्व करेंगे और संघ को बोलेंगे अब हम चुनाव में जा रहे हैं, आपकी ताकत हो तो हमको रोक लो। और चुनाव में इनको कोई रोक नहीं सकेगा। जो चुनाव ही नहीं, जब चुनाव आयोग को फर्जी मतदान करवाना है, चुनाव आयोग को मशीनों का खेल करना है, चुनाव आयोग को जब किसी को जबरिया सर्टिफिकेट ही देना है, तो 370 के पास आएंगे। अब बोलेंगे कि हम अपने बलबूते पे आए, संघ को तो हमने वैसे ही मना कर दिया। अब हमारे पास 370 है, अब संविधान भी बदलो और संघ भी बदलो। नहीं, संघ के बगैर मैं ये चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अब तक चर्चा में नहीं रही है या नहीं सवाल हुआ, संघ के बगैर क्या मोरल फैसले करके पॉलिटिक्स करेंगे मोदी या तो आपको क्या आशीष भाई, क्या हो गया आपको, क्या हो गया? 1-1.5 साल से आप न्यूज लॉन्चर पे है, आप संपादक है न्यूज लॉन्चर के। मोरल और नैतिकता, ये 2 शब्द आप कहां से उठा के लाए? नरेंद्र मोदी और उनके पूरे टीम में मोरलिटी कहां है? नैतिकता, किस नैतिकता पे बात है? 2014 से लेके 2025 तक मेरा चैलेंज है, कोई मुझे एक नैतिकता की बात बता दीजिए, नैतिकता की एक बात बता दीजिए, मोरलिटी की। अनैतिक होना ही उनका सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ी पूंजी है। अनैतिक होना। अभी मेरा इस पे एक सवाल और बचा है। अब आज आपने कहा ना सवाल और बचा है मेरा। आप ये बताइए कि मान लिया मोहन भागवत को, संघ को बिल्कुल डिसोन करने पे आ जाए, निपटाने पे आ जाए, क्या पीड़ा नहीं होगी कि मोहन भागवत उम्र बराबर हो सकती है, लेकिन कई बार आप हम लोग तो समाज देखते हैं, कई बार जो हम लोग जिस पीठ में जाते हैं सर नवाने या गुरु मानते हैं, जहाँ पे वहां पे कई बार कम उम्र के भी उत्तराधिकारी गुरु होते हैं। कई बार हम लोग क्या कथा पूजा पाठ करवाने जो ब्राह्मण आते हैं, पंडित जी आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा उम्र होती होगी, बहुत बार कम उम्र, लेकिन उनके पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम पूजा का पाठ करने बैठे हैं, हमारे पुरोहित हैं जो है उस समय। तो उम्र कुछ भी है, उम्र बराबर है, उम्र 6 महीना छोटे हो मोहन भागवत, वो वैचारिक जो माँ है भाजपा की, उस माँ के मातृ संस्था के मुखिया है। क्या ऐसे 1 मिनट के अंदर डिसोन कर देना या संघ को खत्म कर देना, भागवत को निपटा देना, ईडी सीबीआई जैसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिस पर संदेह लोग जता रहे हैं, तभी ये बात मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ, ये संदेह लोग जता रहे हैं, क्या जरा सा भी मन में वो नहीं होगा कि यार अपना है, अपना गुरु टाइप है, अपने मातृ संस्था का मुखिया है, आप ही का उदाहरण देता हूँ। आपने अपने यहाँ पूजा के लिए एक पंडित को बुलाया जो बहुत यंग है, लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद जब आप उसके चरण छूने लगे, इतने में दूसरा पंडित आके कहेगा किस फ्रॉड से करवाया काम आपने। आपको पता है ये तो पंडित है नहीं, तो व्यभिचारी है, गलत पूजा करवाई आपने, हटा लो इसको। फिर भी क्या आप झुकेंगे उसके चरण छूने? पूरा मीडिया पूरा अरे क्या बात कर रहे हैं, कौन से भागवत की बात कर रहे हैं आप? जब भागवत जी ने ये कहा था कि मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो इसी भागवत जी को ट्रोल किया था ना। ट्रोल किया गया था ना, किसने? पहली बार संघ चालक, सरसंघ चालक ट्रोल हुए हैं। किसने ट्रोल करवाया था? रामदेव बाबा की औकात है कि वो संघ चालक को आईना दिखाए? हाँ, ये बात तो मानो रामदेव की कोई औकात नहीं। आपके पास ट्रोल की एक फौज है, आपके पास पामेरियन मीडिया है जो लगातार ये बात बताएगा कि इतने नोट मिले, सोने इतना मिला, संघ भी ऐसा करता है, बताओ। बोलने में क्या जाता है? रिया चक्रवर्ती के बैंक के अकाउंट ही दिखाए थे ना लोगों ने।
एसबीआई के अकाउंट देखो कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी सीबीआई को क्यों नहीं मिले वो अकाउंट? आपको फर्जीपन्ना ही तो करना है ना सामने। 100 करोड़ की वसूली अनिल देशमुख पे लगाई दी थी ना आपने। हेमंत सोरेन को 8 एकड़ का मालिक बता ही दिया था ना आपने। तो राहुल गांधी को तो पप्पू बता ही दिया था आपने। राहुल गांधी को आलू डाल के सोना निकलवाया दिया था आपने। बयान मोदी कर दिया का कि नहीं आपने? हाँ। मैं वही कहा, मोदी ने अपने बयान को कैसा चस्पा किया राहुल गांधी पे। यही तो कलाकारी है। किस किस का मुंह पकड़ोगे आशीष? ये जीने मरने का सवाल ये सिर्फ 2 गुजरातियों का सवाल नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र संविधान का सवाल नहीं है। ये हमारी डिरेल्ड हुई विदेश नीति या हमारी बिल्कुल कूड़ेदान में गई हुई अर्थनीति, इस पे नहीं है। ये आज वजूद है संघ का। क्या संघ अपने वजूद को बचा पाएगा? प्रश्न नंबर 1, पहला सवाल वो है। दूसरा, संघ को अपना वजूद बचाने के लिए बीजेपी में सत्ता परिवर्तन करना अनिवार्य है। केंद्र में प्रधानमंत्री बदलना अनिवार्य है, क्योंकि बीजेपी अब समझ गई है कि अध्यक्ष पद उनके हिसाब से नहीं आएगा। संघ अब समझ गया है कि बीजेपी का अध्यक्ष ये 2 गुजराती ही तय करेंगे। जब ये सारा तय हुआ है तो उनके लिए आखिरी बचता है ये, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो होगा, घमासान तो होगा। ये लोकसभा का सत्र घमासान होगा। विपक्ष हमलावर होगा, हमला करने के लिए कई पॉइंट है, और बीजेपी को अंदरूनी हमले से भी बचाव करना होगा। नहीं, मैं अब एक आखिरी सवाल पे आता हूँ। आखिरी सवाल, आज जो दिख रहा है, क्योंकि ये सोचना पड़ेगा, चर्चा में लाना पड़ेगा, आज जो दिख रहा है कि अगर एक स्प्लिट संघ आर पार पे आ जाए कि चलो ठीक है, भाजपा में कितना, जो आपने कहा कि कितने संघ निष्ठ, संघ समर्पित सांसद हैं, तो 2 स्प्लिट में जो सतही तौर पे नजर आता है, जैसे मुझे सतही तौर पर एक नजर आता है कि मोदी शाह एक है। इसमें लोग हाँ। कहेंगे कि इससे आसान काम तो कुछ नहीं देखना नहीं चाहिए नहीं, नहीं। आशीष जी 1 मिनट। मोदी और शाह तब एक है जब गुजरात पे हमला होता है। हाँ देखिए, अमित शाह सबसे ताकतवर है, हाँ मोदी भी उनके कब्जे में है, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखना ये अमित शाह का सबसे बड़ा हित है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने पे ही मोदी पूर्ण रूप से सत्ता और संगठन को कब्जा करके बैठे हैं। हाँ यदि प्रधानमंत्री बनता है, उदाहरण के तौर पे कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है मोदी की जगह, तो फिर क्या अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे? सवाल वो है। क्या एजेंसियां, देखिए अमित शाह की ताकत क्या है? अमित शाह की ताकत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये है, और कोई ताकत नहीं है। जब आपके हाथ से ये ताकत ही चली जाएगी तो आप समाप्त हो जाएंगे। जब ब्रह्मास्त्र का मंत्र ही भूल गए कर्ण, तो मृत्यु तय थी। तो मोदी जी भले ही अमित शाह को पसंद नहीं करते होंगे, अमित शाह मोदी जी को पसंद नहीं करता होगा, दोनों में बहुत भयानक तनाव होगा, लेकिन मोदी जी को अमित शाह बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मोदी है तो अमित शाह है। अमित शाह तब तक मोदी जी का बचाव करेंगे जब तक अमित शाह को यह आश्वस्त नहीं होता कि मोदी जी के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे। वही। तो इसलिए जब गुजरात पे आक्रमण होगा तो ये दोनों एक होंगे। जब सत्ता की आगे की प्लानिंग होगी तो अमित शाह अपने बिछाएंगे। बड़ा क्लिष्ट जटिल विषय है ये, बहुत जटिल है। मैं तो अगर मैं नाम लेकर हम लोग बात करते हैं, अगर 2 खेमे आज बनाए, वक्त हो रहा है लेकिन 2 खेमे, तो भागवत है संघ में, होसबोले हैं भागवत के साथ, होसबोले क्योंकि होसबोले के पास भैया जी जोशी है, भैया जी जोशी है, उनके राम माधव पॉलिटिकल है, बहुत 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 सारे लोग हैं, वैद्य है, राम माधव है।
हाँ, वैद्य साहब हैं, फिर गडकरी हैं, फिर संजय जोशी हैं। संजय जोशी अगर ये नौबत आएगी तो फिर संजय जोशी है, मैदान में वसुंधरा जी है, येदुरप्पा है, वसुंधरा है। हाँ, येदुरप्पा है, योगी हर भी राज्य में है। मैंने मजबूरी क्या में बोला? योगी को हर भी खड़ा होना पड़ेगा। योगी भी है, हर राज्य में है, हर राज्य अच्छा, में है। इधर वाला एनालिसिस करना जरूरी है। अगर शक्ति संतुलन गड़बड़ हुआ, शक्ति संतुलन गड़बड़ होते ही न राजनाथ रहेंगे मोदी साहब के साथ, न शिवराज रहेंगे। ये शिवराज ने भी दिखा दिया है कि वो भी कभी लुढ़क सकते मैं हैं। तो मैं शिवराज, आपको क्या बताऊं, जो गन हाँ, पॉइंट पे लोग साथ में होते हैं ना आशीष, वो हाँ, इंतजार करते हैं कि छुटकारा कब मिले। कब मिलेगा? मतलब ये मैं बड़ा बहुत ही खराब उदाहरण होगा, लेकिन अब एकदम याद वही आया मुझे, जब किसी कोठे पे नाचने वाली जबरदिया गन पॉइंट पे नचवाया जाता है, वो रोज नाचती तो है, लेकिन जिस दिन जगह मिल जाती है उसको, वो कोठा छोड़ के भाग जाती है। तो ये सारे लोग गन पॉइंट पे हैं। हाँ, ये बाजार जो है, अब देखते हैं ये बाजार आर पार की इस लड़ाई में उठ जाएगी, बिखर जाएगी, या फिर से किसी तरह से बाजार लगाए रखने की कवायद की जाएगी गुजरात लॉबी द्वारा, क्योंकि बाजार हम लगाने में, हम लगवाने में हम नारद की पत्रकारिता नहीं करते, हाँ, हम महाभारत की संजय की पत्रकारिता करते हैं। जो आंखों से दिखता है वो आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में कल गडकरी ने जो बोला, गडकरी के बोलने के मायने क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने लाने का प्रयास किया। इसके पहले क्या कड़ी थी, इसके बाद में क्या होगा, एक थोड़ा अनुमान लगाने का प्रयास किया। कल क्या होगा आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से बिछाद बिछी हुई है और दोनों तरफ से लगातार चालें चली जा रही है। हम तो जो खेल है उसकी कमेंट्री कर रहे हैं। हार बिल्कुल। जीत आपके सामने होगी, हार जीत में हम लोगों से ज्यादा आपका योगदान होगा, हाँ, हाँ, हाँ। दर्शकों का, जो मतदाता है इस देश के। फिर इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे भाव के साथ स्पेशल कार्यक्रम में, और मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, ये कार्यक्रम तो आपके पास हमारा दायित्व है लेकर के आना, क्योंकि आप इसे बहुत प्यार देते हैं। तो ये तो दायित्व है ही, लेकर के फिर कल आएंगे हम। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।